नमस्ते सर, मैं अरविंद कुमार मैरी एग्रो पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम पूरे यूपी में घूम रहे हैं, जैसे बिहार जाते हैं, यूपी जाते हैं। तो आज जैसे सुल्तानपुर में थे, तो यहाँ पे अपनी जो किसान मीटिंग हुई उसमें सस्टेनेबल फार्मिंग पे, एग्रीकल्चर पे जो अपन ने डिस्कस किया कि भाई अपनी सॉइल हेल्थ को कैसे सुधारा जाए, फार्मर्स की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, पर हेक्टेयर जो उत्पादन है वो कैसे बढ़े, तो उसके बारे में अपन ने विचार पे चर्चा की थी। अब आप इस गांव के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, तो आप बताएं कि किसान क्या ऐसा करे कि उसकी इनकम बढ़े, प्रति एकड़ उसकी इनकम बढ़े और उसका इंटरेस्ट है वो एग्रीकल्चर के प्रति जागरूक हो। भाई खेती को वो अपना व्यवसाय माने, ना कि आजीविका माने, वो टाइम पास करने का साधन नहीं, वो अपना व्यवसाय माने। तो उसके लिए वो क्या क्या करे, तो उसके लिए अपनी जमीन को भी बचा के रखना है, उसको अपने बच्चों को जमीन भी देनी है और अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर भी करना है, और एक व्यवसाय के रूप में वो खेती करेगा तो एक सस्टेनेबल फार्मिंग डेवलप होगी। तो प्राकृतिक रूप से वो क्या क्या काम कर सकता है, तो आपके सुझाव क्या बनते हैं? पहले आप अपना परिचय देके। चंद्रदेव सिंह, निवासी ग्राम गोपालापुर, विकास खंड तारुण, जनपद अयोध्या का निवासी हूँ। जैसे आपका जो सवाल है कि खेती फायदेमंद कैसे होगी और पर्यावरण भी हमारा सेफ है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको धान, गेहूं, गन्ने से बाहर आना पड़ेगा। सबसे पहले पैटर्न है वो चेंज करना। हाँ, वो हमको निश्चित तौर पे चेंज करना पड़ेगा। चाहे आधे खेत का करो चाहे पूरे का करो। वैसे हम मूलतः केले की खेती करते हैं, केले किसान हैं, लेकिन इस दो साल से हम सब्जी की भी खेती ठीक ठाक कर रहे हैं। खेत में जितना हो सके बायो फर्टिलाइजर और बायो दवाएं जो भी आ रही हैं, उनका अगर हम प्रयोग बढ़ाते हैं, बायो में या तो आप गोबर का यूज करें या पत्तों का यूज, गोबर का यूज करें, जो भी है। बायो में मुर्गी की खाद भी है, मुर्गी की खाद भी काफी हद तक अवेलेबल हो रही है अब, और गोबर की खाद तो है ही है। या अगर खेत खाली मिले तो हरी खाद का भी उपयोग जो है ठीक ठाक किया जा सकता है। तो उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा सा ये देखना होगा। पहली चीज तो फसल चक्र अपनाना होगा। फसल चक्र जब तक हम नहीं अपनाएंगे, लगातार एक तरह की फसलें अगर हम करेंगे, बीमारियां भी ज्यादा आएगी, उत्पादन कम होगा और खर्च उसमें बढ़ेगा। खर्चा तो बढ़ेगा, तो ज्यादा होगा तो जरूर। तीसरी चीज हमारे यहाँ क्या है कि जल चूंकि अवेलेबल यूपी में ज्यादा है, तो जल अवेलेबल होने की वजह से किसान क्या कर रहा है, किसान फसल को सींच नहीं रहा है, उसको भर रहा है, वाटर लॉग कंडीशन बढ़ा रहा है। इससे दो नुकसान हो रहा है। एक तो फर्टिलाइजर हमारा लॉस हो रहा है, और दूसरे उसमें फसल जो है वो बैठ जाती है। पानी जब ज्यादा हो जाता है, पानी होगा तो देखो ग्रोथ, फसल अपने आप नाइट्रोजन, अब उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए फिर हमको अतिरिक्त नाइट्रोजन की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका जमीन का एरेशन कम हो गया। यदि हवा नहीं पहुंची जमीन में तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। पानी आवश्यक है, हवा भी आवश्यक है, उसको जरूरत दोनों। इसलिए सबसे चीज तो यह है कि सिंचाई की जो व्यवस्था है, जो बहुत पुरानी व्यवस्था थी, जब हम लोग तालाब से या नदियों से सिंचाई करते थे, तो उस वक्त छोटे छोटे कल्लों में या क्यारियों में हम सिंचाई करते थे। मूलतः हमको पुनः उसी पर लौटना पड़ेगा। अगर उस पर हम नहीं लौटे तो जल की बर्बादी भी हो रही है, और जिसकी वजह से हमारा वाटर लेवल भी जो है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा। बरसात भी पहले जैसी अब रही नहीं, वो तो इकोसिस्टम ऐसा चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पूरी प्रकृति में बरसात कम होने की वजह से भी वाटर लेवल नीचे जा रहा है, और हमारा पानी का दोहन जो हो रहा है उससे भी हमको दिक्कत आ रही है। पानी, यूरिया और फर्टिलाइजर की वजह से, और जितनी बार हम फसलों में एक रुपता लाते हैं कि लगातार एक ही फसल ले रहे हैं, तो लागत बढ़ती जा रही है। तो जब लागत बढ़ती है तो मार्जिन हमारी घट जाती है। जैसे आपने अभी चेंज किया, गन्ने धान से हट के आप वेजिटेबल्स पे है, तो उस पे आपके अनुभव क्या है, उनको थोड़ा शेयर करें। उसका अनुभव ठीक ठाक है। तो गेहूं, धान, गन्ने से तो उसमें मार्जिन ज्यादा है ही है, लेकिन थोड़ा सा देख रेख भी उसकी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। जैसे गेहूं, गन्ना, धान में क्या है कि हम एक बार
वो आए, फिर हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद गए खेत तक, पहुंचे, क्या हुआ क्या नहीं। इसमें क्या है कि आपको डेली खेत तक जाना ही पड़ेगा और टाइम तो अगर आप टाइम खेत में नहीं दे रहे हैं। जैसे इसको व्यावसायिक खेती कहा जाता है। तो व्यावसायिक खेती जैसे होती है, जैसे व्यवसाय होता है कि दुकान हमको डेली खोलनी है, बिक्री हो अथवा न हो। ठीक वही स्थिति खेती में है, व्यावसायिक खेती में, कि हमको डेली खेत में जाना ही जाना है, उसमें काम हो अथवा न हो। तो जब तक हम पौधों से बात नहीं करेंगे, पौधे से जब तक हम बात नहीं करेंगे, तब तक हम उत्पादन बढ़ा नहीं पाएंगे। और जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो मार्जिन नहीं बढ़ेगी, और फिर धीरे धीरे फिर हम उसे पुराने ढर्रे पे लौट जाते हैं कि गेहूं, गन्ना, धान। तो हमको व्यावसायिक खेती करना है, तो व्यावसायिक बनना पड़ेगा, तभी हमारी खेती कामयाब होगी और तभी हमको लाभ मिलेगा। अन्यथा एक न एक दिन फिर हमको छोड़ के वहीं लौटना। लास्ट ईयर आपने कद्दू किया और जिसका बहुत अच्छा उत्पादन भी हुआ। व्यावसायिक खेती में सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि आपने वक्त से पहले, वक्त के बाद में, वक्त के बीच में, क्योंकि मार्केट है वो आपको तय करता है। देखिए व्यावसायिक खेती में क्या है, कहा जाता है पत्रा से खेती होती है। हमारे यहाँ जो हिंदी पंचांग जो पतड़ा, तो उसके पत्रे के हिसाब से खेती आपको करनी पड़ेगी। उसमें आपकी मार्केट की मांग कब है, और उस मांग के हिसाब से आप बुआई कब कर रहे हैं, मार्केट आप पहुंच कब रहे हैं। तो जब तक इसका कॉम्बिनेशन आपका नहीं होगा, व्यावसायिक खेती में मार्केट मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज है। दोनों चीज आप मैनेज करके चलोगे तो पंचांग से अगर आप खेती करेंगे, पंचांग से खेती करेंगे तो आप सफल होंगे। तो पंचांग खेती ही व्यावसायिक खेती है। आपके क्या अनुभव रहे सर वेजिटेबल में? आपने भी तो धान गन्ना गेहूं से हट के है। अच्छा, आपके क्या सब्जी में क्या रहा? तो भाई मेरा धान नहीं, लौकी बोई थी, पर आप धान गन्ना गेहूं को छोड़ के और इस नई चीज पे आए हो, तो उसका आपका आर्थिक विकास का क्या कहना है? तो मतलब फायदा आपको गेहूं में ज्यादा था या लौकी में ज्यादा? धान से उनसे सबसे ज्यादा लौकी में ज्यादा फायदा। तो इसका मतलब व्यवसायिक खेती में आपका गांव बढ़ रहा है। ठीक है, आप अच्छे काम करेंगे, 5, 7, 10 किसान यदि अच्छा काम करते हैं तो दूसरे फार्मर्स भी आपको देखा जाए कि अब कुछ अच्छा नया अपनाएंगे, और कुछ आप मर्दा हेल्थ पे, सोयल हेल्थ पे, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई अपनी सोयल हेल्थ को कैसे। सोयल हेल्थ में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है शासन की तरफ से कि मिट्टी की जांच जो शासन करवा रहा है उसमें थोड़ी सी पीड़ा है शासन से भी, कि जिस स्तर पे होनी चाहिए मृदा की जांच वो संभव नहीं हो पा रही, कारण जो भी रहा हो शासन स्तर का, उसमें हम नहीं जाना। इसमें मैं आपको प्रोग्रेसिव फार्मर है इसलिए थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि भाई आप उस चीज को एक बार थोड़ा सा साइड हटके प्राइवेट जो लखनऊ में या मान लो आसपास कहीं लैब है, वहाँ भी आप हमारे यहाँ थोड़ा बहुत आप सैंपल भेज के वहाँ से प्राइवेट लैब उपलब्ध, डिटेल्ड रिपोर्ट मंगा सकते हैं वहाँ। हमारे यहाँ प्राइवेट लैब उपलब्ध नहीं है। नहीं, आसपास मिल जाएगी, लखनऊ मिल जाएगी, लखनऊ दूर मिल जाएगी। तो इसकी जानकारी हम नहीं, लखनऊ में है, आप गूगल करके ढूंढेंगे तो प्राइवेट लैब आपको मिल जाएगी। तो गाँव में से 5 सैंपल 5-7 फार्मर यदि कोलैबोरेट होके 5 कोणों से भी ले लोगे तो आपके पास एवरेज गांव की पूरी वो आ जाएगी, सोयल हेल्थ कार्ड क्या है। और यदि इंडिपेंडेंट करना चाहते हो तो बहुत ही बेटर है। एवरेज तो ठीक है, लेकिन चूंकि गांव के लोगों की खेती करने के तरीके अलग है, तो इसलिए उनसे हमारा कोई संबंध बन नहीं पाएगा। हाँ, तो नहीं तो ठीक है, इंडिविजुअली यदि आप करते हैं तो आप इंडिविजुअली अपने घर में क्या आजकल क्या है कि जैसे गन्ने खेती हो रही है, गन्ने खेती में इतने कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, इससे मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होना लाजमी है, उसमें कोई दो राय नहीं है वो तो। अब उनकी तुलना में हमारे खेत में वो चीज नहीं, हम ऐसे पॉइजन का प्रयोग ना के बराबर करते हैं, करते ही नहीं। फर्टिलाइजर भी जितनी आवश्यकता है उतना ही यूज करते हैं। और बाकी गोबर की खाद हुआ, मुर्गी की खाद हुआ, कोशिश करते हैं कि हर साल अगर न पड़ पाए तो दूसरी साल तो पड़ी जाए। नहीं, उसमें एक ये भी है, आप जब इंटर फार्मिंग करते हैं, इंटर क्रॉपिंग करते हैं, ये जब भी करते हैं तो जो वेजिटेबल के फार्मर हैं उनको एक मोटा सुझाव ये भी दिया जाता है कि भाई आप पर्सनली, चाहे आपके मान लो रिलीजियस रीजन हो या नहीं हो, पर्सनली भी आप बर्ड्स को जरूर पालें, ताकि वो भी, जैसे बुगला है, मुर्गी है, ये दीमक भी खाते हैं, व्हाइट ग्रब भी खाते हैं, तो वो आपके खेत में आपके एक दोस्त हैं
फार्मिंग सिस्टम में एक दोस्त है। तो आप वेजिटेबल के फार्मर है तो आपको 10, 20, 50 मुर्गियां भी रखनी चाहिए, ताकि वो उस इलाके में घूमती रहे, वो आपकी एडिशनल अतिरिक्त इनकम भी होगी और वो कीड़ा मकोड़ों को कंट्रोल करने में भी आपकी हेल्प करेगी। अभी तक फिलहाल हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं वो करने योग्य है। हाँ, क्योंकि वो जरूरी भी है कि वो आपका, जैसे आप यूरोप में कहीं भी जाते हैं विदेशों में, चाइना से तो हमने बतख की सेना को फार्मर्स को किराए पे मिलती है। किराए फार्मर्स क्या करते हैं वहाँ पे, जैसे मेरी फसल में कोई कीड़ा है, लट या कुछ लग रही है जो ऊपर दिख रही है, तो वहाँ बतखों की सेना हायर मिलती है। कोई एक गांव, कोई एक पंचायत में एक आदमी रखेगा बतख, और वो अपने बतखों को एक साइड से छोड़ेगा, वो लंबी चलती है किलोमीटर तक, तो पूरे खेत को साफ करते हुए चलती है, पूरे कीड़े मकोड़े खाते हुए। बायोलॉजिकल कंट्रोल है ये, नहीं यूरोप में भी है, यूरोप में भी है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में, अमेरिका में, इन देशों में सारे आदमी वो अपनाते हैं। अच्छा, उससे दो पॉइजन पे डिपेंडेंट नहीं फायदे हो रहे हैं। एक तो पॉइजन आपको डालना नहीं पड़ेगा, और दूसरे कीड़े कोई बचते नहीं होंगे। हाँ, वो अपने आप ढूंढ के खा लेते हैं, वो सब ढूंढ के खा लेते हैं। ढूंढ के खा लेते हैं, कहाँ छुपा हुआ है छेद को देख के निकाल यही नहीं, जो छोटे मोटे खरपतवार हैं, वो चूंकि शाकाहारी भी होती हैं, तो दोनों खाते हैं। दोनों खा लेती है, उगते हुए बीज, जर्मिनेट बीज, सीड को खा लेंगी, सीड को भी खा लेंगी, घास के बीज को भी खाएंगी। वो आपके ये नहीं है कि फसल का बीज ही खाएंगे, वो घास के बीज भी यदि खाने लायक होगा तो उसको वो भी खाएंगे। वो तो एक बड़ी व्यवस्था है, अगर वो यहाँ चालू हो जाए। नहीं, चालू क्या हो, वो तो आपको इंडिपेंडेंट करनी पड़ेगी। अपना इंडियन जो मुर्गा है, ये जो सहीलर, ये जो वैरायटियां है, देसी वाले मुर्गे को आपकी अतिरिक्त इनकम आएगी। रेक पैटर्न बढ़ाओगे तो वो तो पक्षी ऐसे हैं कि आप एक कर दोगे तो एक आवाज के साथ वापिस शाम को आके इकट्ठे हो जाएंगे, दिन भर खेत में घूमते रहेंगे। थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी, बाकी तो खेत केयर कर ही रहे हो आप, तो वो एक अतिरिक्त आय साधन हो जाएगा। वो है, वो करने योग्य है। जी, धन्यवाद।